तो बस मैं ना 2 मिनट में पिछला हिस्सा जो है बता देता हूँ इस आर्टिकल का। बेसिकली हम जो मारिया मीस की हाउस वाइफाइजेशन वाला आर्टिकल है, वह हाउस वाइफाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन वाला आर्टिकल है, उसको देख रहे थे। तो बेसिकली इसका जो लुब्बे लुबाब था इस पूरे आर्टिकल का वो ये था, किस तरह जो सफेद मर्द है यानी कॉलोनाइजर है, उसने किस तरीके से जो नेचर, वोमेन और कॉलोनाइज्ड यानी जिन किया गया, जिन पर हमारी तीसरी दुनिया जैसे बात में बनी, तो इन मुल्क यानी ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, फितरत, खवातीन और कॉलोनाइज्ड। तो इनका इकट्ठे वो कहती है इस्तेसाल किया है। ये आबादियों को लूटा गया। इसी तरीके से साइंस की तरक्की के साथ जो जमीन के औरतों की मज़ाहमत को और तो ये फायदा पूरे कॉन्सेप्ट तक हम पहुंचे थे कि किस तरीके से हाउस वाइफ बनाकर मौजूदा जो न्यूक्लियर फैमिली है यानी इंफरादी लिबरल फैमिली है वो बनाई गई, ताकि वो सफेद फार्मा का पैदा कर सकें। तो अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा इससे जुड़ता हुआ पॉइंट, बेयक वक्त हमारी राइटर जो है वो क्या करती है कि एक तरफ तो वो देखती है यूरोप में किस तरह प्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन को लैदा किया गया, यानी औरतों को जबरदस्ती हाउस वाइफ्स बनाया गया। ठीक है। और इसके बरक्स बिल्कुल अमल वो कहती है कॉलोनियों में और गुलामों के साथ किया गया, लातीनी अमेरिका वगैरह में। किस तरीके से वहां पर उल्टा हमारी जो फैमिली थी या इज्तमाही खानदान था या कबायली निजाम था, उसको तोड़ा गया जबरदस्ती। हमें हमारे निजाम को तोड़ा गया और उसके बरक्स बिल्कुल एक न्यूक्लियर किस्म की फैमिली जो कैपिटलिज्म के अंदर होती है उसको पैदा किया गया। न्यूक्लियर फैमिली जब मैं कहता हूं तो उसको मैंने बताया था आपको, एक खामंद, एक मर्द, एक औरत और उनके बच्चे, यानी किस तरीके से बस यही आपस में होते हैं। तो ये है। और फिर यहां से वो बाकायदा बताती है कि बुर्जुआ फैमिली, अच्छा अब जो ये हिस्सा है हाउसवाइफ बन गई, यानी अब किस तरह यूरोप की औरत को हाउसवाइफ बना दिया गया। लेकिन पैटी बुर्जुआ या बुर्जुआ, ये ऊपर के तबकों में ये अमल हुआ क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके पास थी, लिहाजा उनको ये जरूरत थी कि प्रॉपर्टी जो है वो उन्हीं के बच्चों को मुंतकिल हो। लिहाजा जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देनी है। ठीक है। तो लिहाजा ये बुर्जुआ कॉन्सेप्ट था, पैटी बुर्जुआ कॉन्सेप्ट था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से वर्किंग क्लास में उतरा, ये आज के उसमें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अमल आती है जो आज का है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि किस तरह ये बुर्जुआ फैमिली कंज्यूमरिज्म और घरदारी और बुर्जुआ रोमांटिक लव जीती है। यानी आज हम सब लोग जो हैं हमारे मिडिल क्लास के, पार्ट का वर्किंग क्लास का एस्पिरेशंस हमारी मिडिल क्लास है, कि किस तरीके से हम सब भी बुनियादी तौर पर इसी तरह की फैमिली बनाना चाहते हैं, उसी तरह की बुर्जुआ रोमांटिक लव करना चाहते हैं। तो आज का हिस्सा ना बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से मेरे ख्याल में। और तो बुनियादी तौर पर ये हिस्सा बताएगा किस तरीके से ये जो अमल है हाउस वाइफ बनने का, औरतें इस पर फख्र करती हैं। ठीक है। तो ये जो फख्र था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, डिसेंट वोमेन हूँ, ठीक है, किसी इधर उधर नहीं जाती, अपने घर का ख्याल रखती हूँ, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद तमाम यूरोपीय मुल्कों में रिवाज पाता चला गया। ठीक है। और इसको वो हाउस वाइफाइजेशन कहती है। अच्छा, इसके 3 मरहले बड़े इंटरेस्टिंग हैं।
यानी ऐसे नहीं है कि हाउस वाइफ बन गई। फिर ये 3 मरहले इसके कि किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये अमल हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले मरहले में वो बड़ा एक अहम हमें जो है हिस्सा बताती है। वो आज अच्छा, ये इस हिस्से में आप लोगों को मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप बुनियादी तौर पर देखिएगा किस तरह आज ये सारे तस्वुरात हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो वो कहती है कि हुआ क्या कि पहला मरहला ये था कि खवातीन के तय्युश और सहूलत का मरहला आया, यानी लग्जरी। यानी दूसरे अल्फाज में कॉलोनियों से जो लूटमार का इसकी कीमती शिया आती थी ना, ज्वेलरी आती थी, स्पाइसेस आते थे, ये आते, इनको ना यूरोपी जो यूरोप में है इसकी कुव्वत खरीद बहुत कम थी। तो यूरोप हमसे बहुत गरीब था, यानी ये बात कर रहा हूँ 15 यानी 1600 1700, यानी 17th 18th सेंचुरी के करीब। तो इन अशिया को लग्जरी आइटम कहा जाता था, हत्ता कि ये चीनी जो आती थी ये भी एक लग्जरी आइटम होता था। तो एक मुसन्निफा है जिसको इस्तेमाल करती है मैरिया मीज, हमारी जो मुसन्निफा, वो एक मुसन्निफ वर्नर सोमबार्ट को यूज करती है। उसने किताब लिखी थी लग्जरी और सरमायादारी, ठीक है, 1922 में, 1922 में। अच्छा, ये मुसन्निफा बताती है कि यूरोप में जो ये हम लूट मार का सामान हमारी रानियों को, महाराजों को जब ये लूट कर लेके जाते थे तो वहां पर उनको खरीदने वाला कोई नहीं होता था यूरोप यूरोप में। तो इस वजह से लग्जरी अशिया की एक मंडी पैदा हुई आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसमें वो होता था कि एक खवातीन का एक तबका होता था, अमीर खवातीन। अच्छा, वो जो बादशाहों और दरबारों की मिस्ट्रेस होती थी, मिस्ट्रेस से मुराद है एक अमीर नहीं होती थी, लेकिन ये एक खास ऊपर की अपर नोबिलिटी में आ जाती थी, ठीक है। तो वो कहती है कि जंगजू जो मर्द होते थे उनमें चूंकि हिस्से हुस्न भी कम होती थी और ज़बाइश भी ऐसी नहीं हो सकती थी, लिहाजा इन औरतों ने बादशाहों की लूटी हुई जो दौलत को लग्जरी अशिया की खरीदारी के लिए एक मंडी और सरमाया पैदा किया। तो सम्राट इटली, फ्रांस और इंग्लिश के दरबारों में 16वीं और 17वीं सदी में, यानी 1500 और 1600, ठीक है, में जो ये लग्जरी अशिया हैं इनके खर्च की तफसील बताती है बकायदा। वो उसने जाके देखे होंगे रिकॉर्ड, और उसके से उसने बताया कि ये सारे अखराजात बादशाह और शुरफा करते थे, और उनके साथ होती थी मिस्ट्रेस। वो उनकी मोहब्बतों में गिरफ्तार होते थे और उनके लिए अच्छे अच्छे तोहफे खरीद कर उनको देते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वो बताती है कि, और एक अच्छा इंटरेस्टिंग थीसिस देती है। वो कहती है इससे हमारी जो फेमिनिस्ट है वो तो इससे मुत्तफिक नहीं होंगी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कि मर्द जो उस वक्त थे यूरोपी सरमायादारी को नहीं चला रहे थे, बल्कि बड़ी हद तक एक लीट और मिस्ट्रेस औरतें ना उनसे ये करवा रही थी। तो संबार्ट का थीसिस बहरहाल कमजोर है, लेकिन बहरहाल हमारी राइटर उसको इस्तेमाल करिए। वो कहती है कि जरूरत की चीजों के लिए जो तिजारत थी ना यूरोपी सरमाए की, वो लग्जरी अशवा को आहिस्ता आहिस्ता उसने फरोग दिया। तो ये अशिया जो है इनमें ज्वेलरी आ जाती थी, मसाले आ जाते थे, टेक्सटाइल आ जाती थी, जो कि ऊपर के तबकों के लिए होती थी। तो इन अशिया में चाय भी शामिल होती थी, और इसकी जो तिजारत है रफ्ता रफ्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। तो दूसरे अल्फाज में इन अपर क्लास की औरतों ने या मिस्ट्रेसेस ने जो दरबारों से जुड़ी हुई थी, उन्होंने बाकायदा एक मंडी पैदा की, ठीक है। तो अब इन लग्जरी अशिया की जो यूरोप के अंदर औरतों पर क्या असरात पड़े, जाहिर है जब मंडी पैदा होती है, जैसे आज आप देखें कि ये मॉल बन रहे हैं, तो इसका असर जो है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यानी अच्छा, अब ये लग्जरी अशिया से इसका मतलब है कि बाकायदा औरत को हाउसवाइफ बनाया गया, उसको घरदारी दी गई। तो फिर एक बाकायदा अब घर बनाने के लिए जो फर्नीचर होता है, लग्जरी की चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनको फरोग दिया गया। तो बाकायदा पहले तो होती थी, अगर किसी की अच्छी चीज होती थी उसकी वो नुमाइश करता था। अब अच्छी चीजों को घरों में रखना शुरू हुआ, यानी दूसरे अल्फाज में एक प्राइवेट स्फीयर भी पैदा होनी शुरू हुई। तो अब इसलिए ये जो अशिया हैं वो वो असर रसूख के लिए इस्तेमाल हो, जिसके पास लग्जरी अशिया होती थी, अच्छी टेक्सटाइल होती थी, जो चाय पी सकता था, जिसके पास चीनी होती थी, चीनी यूरोप में नहीं होती थी, तो ये लग्जरी आइटम थी। तो ये सारी जो है ना ये दिखावे की चीजें बन गई, असर रसूख की चीजें बन गई। इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूरोप में शुगर नहीं इस्तेमाल होती थी, बल्कि जो लोग थे वो शहद इस्तेमाल किया करते थे। जब चीनी आई तो चीनी शहद से ज्यादा अहम हो गई, क्योंकि ये लग्जरी आइटम था। तो लिहाजा बड़ी बड़ी यूरोप में फिर मार्केटें बनाई गई जो लग्जरी अशिया की आइटमें थी। अच्छा, अब असल दूसरा फिर है कि ये लग्जरी चीजें जो हैं, लोग, अब आपने देखा होगा बात चीजें हम सिर्फ और सिर्फ मौसम के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि उसकी मंडी बन गई, तो लिहाजा
ये जो आपको पता है अमीर औरतें इनमें वो कहती है इनमें बेसब्री होती थी और फौरी तौर पर अपनी जरूरतों की तस्कीन के लिए को अपने मोहब्बत गर्दानती थी। यानी अगर आपका महबूब आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है और मुहैया कर रहा है और बेमौसमी चीज भी आपको ला के दे रहा है और लग्जरी आइटम आपको ले ला के दे रहा है, तो वो मोहब्बत की अलामत बन जाती है। तो लिहाजा इसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी मुसन्निफ जो ना इस बहस को समेटती है और कहती है किस तरह घरदारी जो डोमेस्टिकेशन है और प्राइवेटाइजेशन यानी निजी जिंदगी वो कैसे जुड़ गई, और ये जुड़कर इन्होंने समाजी जिंदगी से जो निजी जिंदगी को अलहदा किया और इस तरह एक अच्छी औरत का तस्वर दिया जो माँ और बीवी ही हो सकती थी। ठीक है। और सारी दुनिया जो होती थी वो घर होती थी, और घर की मोहब्बत और खर्च करना यानी कंजप्शन की जगह घर बन गया। और ये एक बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर जनाब मर्द जो होता था वो बाहर कमाता था, औरत की हुकूमत जो है घर के अंदर होती थी। औरत मर्द पर इन्हिसार करके बड़ा फख्र करती थी और उसके नखरे करने वाली औरत होती थी। तो ये तस्वर पहले बुर्जुआ बन यानी बुर्जुआ बना, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पैटी बुर्जुआ तबकों में भी आ गया, और फिर उसके बाद ये जो है मजदूरों में भी उतर गया। अब आपने इस पूरी चीज को समझा कि किस तरीके से यूरोप में, जो कि हमारे यहाँ आज भी आप देहात में चले जाएं, जो मैंने बताया था कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन अलग अलग नहीं है, लेकिन किस तरह सरमायादारी ने बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन को अलग किया और एज अ रिजल्ट औरत को रिप्रोडक्शन पर लगा दिया और खुद जो है मर्द जो है प्रोडक्शन पर होते थे। तो इस प्रोसेस को ये राइटर जो है हमारी मुसन्निफा जो है इसको हाउस वाइफाइजेशन कह रही है। और आहिस्ता आहिस्ता वो कहती है किस तरीके से कि घर घर के अंदर रोमांटिक लव और मर्द पर इन्हसार जो आज जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, किस तरह ये सरमायादारी की खुद अपनी पैदावार है। अभी मैं आपको आता हूँ किस तरह मजदूरों में ये नहीं था, और किस तरह वो सारे तस्वुरात बुनियादी तौर पर ये फैमिली का तस्वर जो न्यूक्लियर फैमिली का ये बुर्जुआ तस्वर है, लेकिन आज हम इसको ओन करते हैं, आज हम इसको कहते हैं, लेकिन ये किस तरीके से मजदूरों में है इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बहस या दिलचस्प बहस जो है मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगला मरहला क्या आया, मैं बता रहा था कि अगले मरहले में ये जो अमल है ना हाउस वाइफ का और न्यूक्लियर फैमिली का, यानी एक मर्द और एक औरत का घराना जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता मर्द की सफेद फाम मर्द की एक छोटी सी नौ आबादी बन गया। यानी एक तरफ तो यूरोप के मर्द हम पर कब्जा कर रहे थे, और किस तरह यूरोप के एक सफेद फाम मर्द ने आहिस्ता आहिस्ता औरत को हाउस वाइफ बनाकर उस पर कब्जा कर लिया, वो उसकी छोटी सी कॉलोनी बन गई। ठीक है। तो एक और राइटर है मामा जोई, वो जो कहती है, वो कहती है कि यूरोप का जो बड़ा सफेद आदमी यानी बिग व्हाइट मैन जिसका तस्वुर था कि वो दुनिया को फतह करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है, वो अफ्रीका, एशिया, वस्ती और जनूबी अमेरिका में खाम माल और लेबर पावर के लिए गया, और उन्होंने वहां के कबायली और खानदानी निजाम को तबाह कर दिया। वो हमने पिछली दफा इस पर बहस की है। फिर वो यूरोप में उसने इनफरादी खानदान यानी पिदरसरी इनफरादी खानदान यानी न्यूक्लियर फैमिली, पैट्रियार्कल न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बनाना शुरू कर दी, हमारा सिस्टम तबाह कर दिया और खुद बनानी शुरू कर दी। और अब ये जो होती है न्यूक्लियर फैमिली, ये एक मर्द और एक औरत के जिनसी रिश्ते पर सख्ती से अमल करवाती है, यानी ये मोनोगमस होती है। तो इस इनफरादी खानदान और शादी को रियासत आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट करना शुरू कर देती है। ठीक है। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी तक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए कि 18वीं और 19वीं सदी यानी 1700 का जो सारा है, और जो 18 यानी 19वीं सदी तक ये शादी जो है ना, इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस तरह की शादी जो है न्यूक्लियर फैमिली वाली, ये सिर्फ साहिब जायदाद लोग ही कर सकते थे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरह की शादी जो थी वो ममनू थी, कवानीन के जरिए ममनू थी कि जो बेजायदाद लोग हैं वो इस तरह की शादी नहीं कर सकते। तो कहीं 19वीं सदी के वस्त यानी 1850 तक कहीं जाकर मजदूरों को इस तरह की शादी करने की इजाजत दी गई। तो हमारी मुसन्निफा बताती है कि हमें खानदान की जो हालिया तारीख है उसको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये खानदान का जो मौजूदा तस्वर है ये महज 18वीं सदी के आखिर में यूरोप में मकबूल हुआ, बिलखुसूस इंग्लैंड में और फ्रांस में। ये तस्वर कहीं जाकर 19वीं सदी के वस्त में मजदूरों तक आया, यानी इससे पहले मजदूरों को इजाजत नहीं थी। इससे पहले ज़रई मजदूरों और शहरी गरीबों को खानदान बनाने का तस्वर नहीं था।
यानी वो खानदान जिसका तस्वुर हम आज करते हैं, मैं इसको रिपीट करता हूं, यानी वो खानदान जिसका तस्वुर हम आज करते हैं, यानी इनफरादी खानदान, जो कि पिदरसरी असूलों के तहत इकट्ठा रहने को तरजीह देता है, ये खानदान की शक्ल तो सिर्फ यानी बुर्जुआजी के अंदर होती थी। ठीक है, इवन जागीरदार अशराफिया में भी इस तरह की शादी नहीं होती थी, उनको भी नहीं पता होता था उनकी कितनी बीवियां। तो ये एक बीवी और एक खामंद, और ये सारा जो है ये सरमायादारी की पैदावार है, बुर्जुआजी की पैदावार है। तो तो इसमें बुर्जुआजी ने असल में जायदाद की विरासत और उसकी मुंतकली के लिए इनफरादी खानदान के तस्वर को अपनाया। लिहाजा हम कह सकते हैं ये कि मौजूदा इनफरादी खानदान का तस्वुर बुर्जुआ तस्वुर है। अब आपके जहन में आएगा, अच्छा यार ये इसको तो आपने बुर्जुआ खानदान बता दिया है, अब इसकी खसूसियात क्या है, अब इसको डिफाइन भी तो करते हैं ना। इसकी खसूसियात क्या होती हैं? अव्वल अव्वल ये कि इसमें सरमायादारी के मुताबिक समाजी और जिनसी तकसीम मेहनत होती है, यानी मैं बाहर काम करके आऊंगा और तुम घरदारी करोगी। दूसरा, यानी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का फर्क। दूसरा ये है कि इसमें खानदान को निजी और मईशत और सियासत का शोबा, पब्लिक शोबा, अच्छा यानी इसमें ये होता है कि मईशत और जो सियासत है उसे पब्लिक कहा जाता है, और जो घर है उसे निजी यानी प्राइवेट। अब आपको पता होगा ना कि लिबरलिज्म के अंदर पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट की जो डिवाइड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि ये घर के काम है, ये बाहर के काम है। घर के प्राइवेट स्फीयर में औरतों को बंद कर दिया गया था, और पब्लिक सारा मर्दों के सुपुर्द था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर पहले तो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की फर्क है, फिर प्रोडक्शन मर्दों के पास है, और रिप्रोडक्शन जो है यानी सियासत और सॉरी खानदान का शुबा औरतों के पास है। तो ये औरतों को पब्लिक से निकाल देता है और निजी शोबे में डाल देता है। ठीक है, और औरतों को एक आरामदेह घर में बंद कर देता है। ठीक है, और उनका जो मर्द है वो औरतों जो है वो खासा बन जाता है। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि क्या इस तरह का जो तस्वुर है, यानी औरतों को अब जो सरमायादारी अलहदा कर रही है, अब इसके साथ साथ इनकलाब आना शुरू होते हैं, जैसे 1789 का इनकलाब फ्रांस है। औरतों को ना निजी सरगर्मियों तक ही महदूद रखा गया, हालांकि औरतों की एक बड़ी तादाद ने इनकलाब में हिस्सा लिया था। तो बुर्जुआ समाज से पहले जो औरतों की माशी खुदमुख्तारी और जिनसी आजादी होती थी ना, जो हमने पढ़ा था कि औरतें जब विच हंटिंग हुई तो वो औरतें आजाद औरतें थी, तो उनको तोड़कर, उनके जिस्म को तोड़कर, उनकी मज़ाहमत को तोड़कर उनको हाउसवाइफ बनाया गया। तो अब ये कहता है कि वो जो हमारी मुसन्फा कहती है, वो जो आजादी उन्हें जिनसी आजादी हासिल थी, उसकी जगह बुर्जुआ समाज ने क्या किया कि औरतों को रोमांटिक लव का तस्वर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो माल्थस एक बहुत अहम राइटर है। अब उसके थ्रू वो बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह माल्थस के तस्वुरात से वो बताएगी कि किस तरह औरत को बाकायदा घर तक महदूद रखने का तस्वुर जो है सरमायादारी ने दिया है। तो वो कहती है कि जो माल्थस था वो उभरती सरमायादारी का, हमारा आपको पता है कि अहम दानिश्वर था, और वो चाहता था कि सरमायादारी को एक मुख्तलिफ किस्म की औरत चाहिए, वो कहता था। और बाकायदा वो गरीबों को कहता था कि तुम लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को दबाओ, वरना तुम अपने जैसे गरीब पैदा करोगे जिनके पास खुराक नहीं होगी। आपको पता होगा कि माल्थस जो है वो यही कहता है दुनिया में वसाइल कम है और आबादी बढ़ जाएगी, और दुनिया में वसाइल, हालांकि वसाइल की तकसीम मसला थी, वसाइल की कमी दुनिया में नहीं है। तो फिर माल्थस इसके बाद क्या करता है, वो एक खूबसूरत और शाइस्ता बुर्जुआ खानदान का नक्शा खींचता है, जिसमें मोहब्बत जो है अपने आप को जिनसी अमल में जाहिर नहीं करती, और जिसमें घरेलू औरत अपने कमाने वाले खामंद के लिए जिन्स से बढ़कर एक आरामदेह घर बनाती है। अब आप देखें कि जिस तरह की जिनसी आजादी पुराने समाज में थी औरतों की, अब उसकी जगह ये जो रोमांटिक लव है जिसे हम कहते हैं, ये बाकायदा बुर्जुआ समाज की पैदावार है। ये अब मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आपको इशारा कर दूं कि ये जितना इंग्लिश लिटरेचर है हमारे लिटरेचर के डिपार्टमेंट्स में बनाया जाता है, जिसमें एक इंतहाई रोमांटिक किस्म की खातून, एक रोमांटिक किस्म की
औरत दिखाई जाती है, ये सारे बुर्जुआ तस्वुरात हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारी मुसन्निफा उस पर अटैक कर रही है। तो अब वो जो कह रही है कि मतलब एक घरेलू औरत अपने आप को बाकायदा एक आरामदेह घर खामद के लिए बनाना उसके उसकी एक ड्यूटी दिखाई जाती है। अच्छा, वो जो मर्द है वो बेचारा बाहर के मुकाबले की दुनिया से थका हुआ वापस आएगा, बिजनेस करके वापस आएगा, पैसा कमा के वापस आएगा, जंग करके वापस आएगा। और जब वो वापस आएगा तो उसको जो है खूबसूरत आरामदेह घर जो है देना औरत की जिम्मेदारी है। अब आप इस साथ साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि साथ साथ जरा आप अपने जहन में जो आपके तस्वुरात हैं फैमिली के या खानदान के, उसको देखते चले जाएं। तो माल्थस के ये जो ख्यालात हैं, एक वो मुसन्निफीन हैं तीन, हैंसन, नेपियर और स्टीगर। तो इनके हवाले से, इनकी राइटिंग से माल्थस की क्रिटिक जो है हमारी मुसन्निफ जो है मारिया अपनीस वो बता रही है, वो बताती है कि जो एक अहम नुकता बताती है। अब जो यहां से आगे आएगी कि किस तरह मार्क्स और एंगल भी समझते थे कि सरमायादारी निजाम ने खानदान को तबाह किया है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि खानदान को तबाह कर दिया है सरमाया, हमने खानदान को बचाना है। भाई कौन से खानदान को तबाह कर दिया? ठीक है। तो ये मार्क्स वगैरह जो हैं वो ये तो हमें बताते हैं कि मौजूदा इनफरादी खानदान से पहले से पहले बुर्जुआजी ने इसको पहले पैदा किया, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास और फिर मेहनत कश तबके में उतारा। ठीक है। तो आ, लेकिन अगर इसको अब सवाल आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, वहां तो हमें समझ रहा है कि प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बुर्जुआ फैमिली ने एक न्यूक्लियर फैमिली को, बुर्जुआजी ने एक न्यूक्लियर फैमिली का तस्वर दिया। अब सवाल है कि ये मजदूरों को क्यों ये देना था हमने खानदान? तो मजदूरों को जबरदस्ती क्यों मजदूर औरतों को भी भेजा गया कि तुम भी रिप्रोडक्शन करो, तुम फैक्ट्रियों में ना रहो? उसकी वजह से अब वाइट मजदूर भी तो पैदा करना था, क्योंकि एक सरमायादारी ने अपने यहाँ सनत जो लगाई थी उसको भी तो चलाना था। लिहाजा मजदूर जो थे वो अपनी अगली नस्ल नहीं पैदा कर सकते थे। लिहाजा यानी अब उनको ये था कि आपको पता है कि पीछे भी हमने देखा कि मजदूर जो थे उनको इजाजत भी नहीं थी इस तरह की न्यूक्लियर फैमिली की, तो जाहिर है वो अबॉर्शन करवा देते थे। ठीक है। तो लिहाजा उसे हम कहते हैं बच्चों का कत्ल, यानी इन्फेंटिसाइड करना। उस पर बाकायदा पाबंदी फिर लगाई गई। ठीक है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहा गया आप अपने बच्चे जाया ना करें, और आप जो जायदाद ना रखने वाले लोगों को भी कहा गया कि ठीक है आप भी बच्चे पैदा करें, क्योंकि अब मजदूरों की जरूरत थी। तो ये कानून जो है नॉर्थ जर्मन लीग ने 1868 में बनाया। मैं बता रहा था ना कि ये मजदूरों को फैमिली बनाने की इजाजत कहीं जाकर 1850 के बाद दी गई। अब मजदूर भी बुर्जुआजी की तरह शादी करके कोट अनकोट फैमिली बना सकते थे। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शादी से बाहर जिनसी ताल्लुक और अबॉर्शन पर भी 1870-71 में पाबंदी लगा दी। ठीक है। अब चर्च ने इसकी सपोर्ट की क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मौजूद था, इससे पहले चर्च कुछ नहीं कर सकता था। और इस बात को रियासत ने जुर्म कर दिया, चर्च ने गुनाह कह दिया। तो यहां से वो अबॉर्शन के खिलाफ, क्या बच्चा जाया नहीं करना क्योंकि हमें बच्चा प्रोडक्शन के लिए, हमें मजदूर चाहिए। ठीक है। तो यूं मजदूरों को जबरदस्ती फैमिली के अंदर महदूद करने का अमल शुरू हुआ, और मजदूर औरतों को भी हाउस वाइफाइजेशन शुरू हुई। तो एक हैंसॉन एक और नेपियर ने 1976 में एक किताब लिखी, और उनके मुताबिक कि बेजायदाद खेत मजदूरों और मजदूरों में खानदान का ये तस्वुर नहीं था, बल्कि ये जबरदस्ती उन पर नाफिज किया गया। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अब एक तरफ तो बुर्जुआजी उसको नाफिज कर रही है, लेकिन मजदूरों में जो हाउस वाइफाइजेशन जो आई, उसका मकसद ये नहीं था कि सरमाए और रियासत को सिर्फ ज्यादा मजदूर मिल जाएंगे, बल्कि आपको पता है कि साथ साथ ये भी था कि अब घर की लग्जरी आइटम्स की, घर को बनाने की एक इंडस्ट्री वार से वजूद में आ चुकी थी। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को भी कहा गया फैमिली बनाए। ठीक है। तो घर बनाने, उसकी सफाई की सनत जो है वो आ गई हुई थी। लिहाजा घर का तस्वर मजदूरों को भी दे दिया गया। लेकिन जो मुसन्निफ एक बड़ा अहम नुक्ता हमारे सामने लाती है ना, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो ये है कि हाउस वाइफाइजेशन का ये जो अमल है, महज रियासत और बुर्जुआजी की तरफ से नहीं आया। ये बड़ा अहम नुक्ता है दोबारा, कि हम समझ रहे हैं कि बुर्जुआजी इंपोज कर रही है। नहीं, बाज़ चीजें बुर्जुआजी इंपोज नहीं कर रही होती, बल्कि मजदूर खुद भी
मांगना शुरू कर देते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि किस तरह मैंने आपको बार बार कहा कि हम भी उसी तरह की चीजें मांग रहे हैं जो पेटी बुर्जुआजी और बुर्जुआजी चाह रही होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मजदूर खुद भी मांग रहे थे। अब यहां से ऐसी मिसालें आएंगी जो आपके लिए बहुत दिलचस्प होंगी कि 1863 में आपको पता है कि जिसे हम फर्स्ट इंटरनेशनल कहते हैं मजदूरों की, ठीक है ना, उसकी 1863 की मीटिंग में जर्मन डेलीगेट जो मजदूरों के आए थे वो खानदान बनाने की आजादी मांगते हैं। इंटरेस्टिंग। यानी दूसरे अल्फाज में जो बुर्जुआ फैमिली की तरह हमें भी फैमिली बनाने की इजाजत दी जाए, ठीक है। लासाल आपको पता होगा कि अगस्ट बेबल और लासाल, बाकुनन वगैरह ये सब अनार्किस्ट उस वक्त फर्स्ट इंटरनेशनल, बाकुनन तो बाद में है, ये उसमें होते थे। तो लासाल जो था वो बाकायदा मजदूरों की शादी की ममानत के खिलाफ बुर्जुआ शादी और फैमिली का हक मांगता था। आपको पता है कि 1868 में ये दिया गया। तो इसके अच्छा, और इस अमल के लिए वो कहता है कि हमें खानदान बनाने की इजाजत भी जाए और हमें फैमिली वेज भी दी जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फैमिली वेज का मतलब है कि मैं मजदूर हूं, मुझे फैमिली वेज दो, यानी मैंने अपनी औरत को भी पालना है, माँ बाप को भी पालना है। इसका मतलब मेरी औरत ने सिर्फ बच्चे पालने हैं, घर में रहना है, मुझे उसके पैसे भी दो। तो इसे फैमिली वेज कहते हैं। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस पर भी आजकल भी बहुत बहस होती है। ठीक है। तो जो थॉनिसन एक राइटर है 1969 में लिखता है कि जर्मनी में जो मजदूर मर्द मजदूर होते थे और उनकी सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो होती थी वो बाकायदा एक रवैया रखती थी कि औरतों को घर तक महदूद रखने का, इसलिए उसे कहते हैं प्रोलिटेरियन एंटी फेमिनिज्म। ठीक है। यानी हमारा उस वक्त का मजदूर मार्क्स के जमाने का मजदूर है, जिस वक्त मार्क्स, एंगल्स, लासाल और अगस्ट बेबल वगैरह जो थे फर्स्ट इंटरनेशनल में लड़ाइयां कर रहे थे। तो वो सबके ख्यालात क्या थे? उनके ख्यालात थे कि औरतों को घरों में, हमें फैमिली बनाने की इजाजत है, औरतों को घरों में रहने दो और हमें इतने पैसे दो कि हमारी औरतें सिर्फ घरों में रहें, बच्चे पैदा करें, जिस तरह बुर्जुआ फैमिली होती है। ठीक है। तो ये सारे लासाल वगैरह, यानी ये सॉरी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो इनका रवैया ये था कि औरतों को सनत में काम नहीं करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये प्रोलिटेरिएट एंटी फेमिनिज्म था। ठीक है। तो 1866 में जब दोबारा फर्स्ट इंटरनेशनल की पहली इंटरनेशनल का इजलास हुआ तो ये मुतालबा फिर आया कि औरतों को सनत में काम ना करने दिया जाए। तो मार्क्स ने औरतों और बच्चों को सनत में लाने के अमल को कहा कि यह तरक्की पसंद है, इन्हें आने दो। तो इस हवाले से मार्क्स तकरीबन तकरीबन बेहतरीन पोजीशन लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन वो एक्सट्रीम, यानी जिस तरह हम अब समझते हैं उस तरह की पोजीशन उस वक्त मार्क्स भी नहीं ले सकता। तो वो तो वो तो कहता था इन सनतों में लाए, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के मजदूर इसके खिलाफ थे कि औरतों को सनतों में काम नहीं करना चाहिए, उन्हें हमारे घरों में रहना चाहिए और हमारे बच्चे पालने चाहिए और हमें फैमिली भेज दो। तो ये जो मजदूर रहनुमा थे ये बुर्जुआजी के तमाम खोखले जज्बात और मुनाफकत पर यकीन रखते थे। ठीक है ना, बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरफ ये राइटर हमें लेकर जा रही है। तो अब यहां पर जो राइटर है वो क्लियर बात बताती है कि मार्क्स और एंगल्स जो हैं वो खवातीन के काम करने के हवाले से, ठीक है, उन्होंने पोजीशन ली लेकिन उनको सख्त रवैया नहीं रखते थे। यानी दूसरे अल्फाज में को क्लियर मौकफ नहीं लाते थे। तो लिहाजा जो लासाल जो अनार्किस्ट है, जो कि जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नुमाइंदा था, वो खास तौर पर औरतों के फैक्ट्रियों में काम करने को फजूल हरकत करार देता था। इसके साथ साथ एक और अनार्किस्ट था, अगस्ट बेबल। और इसके अलावा आपने जो लॉरा जो है जेटिकन, जिसे हमने क्लारा जेटिकन सॉरी हमने पढ़ा था, तो वो भी जो है वो भी सख्ती से एंगल्स की तरह खानदान को कायम रखने और एक हाउस वाइफ के तस्वर की हामी थी। ठीक है। बेबल जो है, यानी अनार्किस्ट, औरतों के काम करने के औकात को कम करने का कहता है ताकि खवातीन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकें। वो मजदूरों के खानदान के तबाह होने का अफसोस करता है कि किस तरह हमारे मार्क्स, एंगल और लासाल वगैरह ये खुद भी बुर्जुआ फैमिली मांग रहे हैं, यानी बड़े तरीके से। ठीक है। तो अब बेबल पर हम थे कि ये जो है बाकायदा औरतों के जो काम करने के औकात कम करने का कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारी औरतें को मजदूरों से कम काम लें, औरतों से वो जाएं और जाके बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है। साथ साथ वो कहता है कि औरतें किस तरह थकी हारी जाती हैं और मर्द तो शराब खाने में चला जाता है और खाना पकाना उन्हें पड़ता है। अब यहाँ पर वो हमदर्दी तो कर रहा है, ठीक है,
लेकिन साथ साथ जो बेबल है वो औरत और मर्द के दरमियान जो तकसीम मेहनत को मान रहा है कि इनको छुट्टी जल्दी दे दो ताकि ये घर जाके बच्चे पालें और खाने बनाए। अच्छा, कहीं नहीं कह रहा वो कि फैक्ट्री के बाद औरत के साथ घर का काम मर्द करवाएं। ठीक है, वो औरत को महज एक माँ समझ रहा है और उसके किरदार में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको याद होगा कि बड़ी हद तक हमने एक जगह पे देखा था कि मार्क्स भी औरतों की जो रिप्रोडक्टिव जो है, मेरा ख्याल है क्या है, प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज जो है, वो उसको कहता है कि ये नेचुरल है, वो भी उसको गुजार के चला जाता है। तो इसी तरह जो क्लारा जैटिकन है, बहुत बड़ी मार्क्सिस्ट खातून, वो भी औरत मुखालिफ जो रवैये हैं, यानी प्रोलेटेरिएट एंटी फेमिनिज्म के, औरतों को सिर्फ फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहिए, घर तक रहें, ये मजदूरों का मुतालबा था, वो उसके खिलाफ तो जरूर है, मगर फिर भी वो मजदूर औरत को महज बीवी या माँ ही समझती। लिहाजा 1896 में गोथे में कॉन्फ्रेंस में वो मुतालबा रखती है कि काम की जगह पर औरतों का तोहफ़्ज़ दिया जाए और सरमायादारी के खिलाफ जद्दोजहद को औरतों की जद्दोजहद के बराबर करार देती थी। ठीक है, यानी काम की जगह को औरतों की बेहतरी को इनकलाबी जद्दोजहद के पहले मरहले के तौर पर ले लेती है। यानी दूसरे अल्फाज में मार्क्स और एंगल्स की तरह वो भी समझ रही है कि खवातीन को मर्दों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बुर्जुआ औरतें अपने हकूक के लिए उनसे लड़ती हैं, बल्कि उनको मर्दों के साथ मिलकर सरमायादारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो बड़ी हद तक औरतों का घर में जो रोल है उसको एडवोकेट किया जाता है, उनके फैमिली के राइट को एडवोकेट किया जाता है। ये लारा जैटिकन भी औरत को माँ और बीवी समझती है, और सोशलिस्टों को उनको फैक्ट्रियों में लाने के अमल को औरतों की ममता छीन लेना कहते हैं। यानी बिल्कुल वही उसकी अप्रोच है, और वो समझती है कि कि मजदूर औरत माँ के तौर पर इनकलाब की बेहतर खिदमत कर सकती है। अब आप गौर कर रहे हैं क्या, बिल्कुल हमारे मजदूर भी और मजदूर लीडरान भी जो हैं वो बुर्जुआ फैमिली के कॉन्सेप्ट को बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ख्यालात जो तकरीबन कमोबेश तमाम यूरोप की पार्टियों में थे, और इनफरादी जो बुर्जुआ खानदान बनाने का जो अमल था, वो रियासत का अमल था बेसिकली, ये उसका साथ दे रहे हैं एक तरीके से। तो हमारी मुसन्निफ जो है फिर इस सारी बात से हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि मर्द मजदूरों का बुर्जुआ इनफरादी खानदान का मुतालबा उनके फायदे में था। ठीक है, अच्छा, अब ये मर्द के भी फायदे में था, यानी आप सरमायादारी तो चाह रही थी, हमारा मजदूर मर्द भी उसको मांग रहा था, लेकिन वो कहती है क्यों हमारा मजदूर मर्द मांग रहा था? क्योंकि उसको इसका फायदा था कि फैक्ट्रियों में काम को अपने कब्जे में वो रखना चाहता था, यानी दूसरे अल्फाज में उसकी पैट्रियार्की यहाँ पर काम, आपने देखा होगा ना, हमारे मजदूर के अंदर भी वही पैट्रियार्क बैठा होता है। तो ये कह रही कि वो सारा चाह रहा था कि हम अपना फैक्ट्रियों में काम को हम खुद अपने कब्जे में रखें, और दूसरी तरफ वो एक फैमिली वेज मांग रहा था कि मुझे पैसे ज्यादा दो ताकि मैं अपनी बीवी और अपने फैमिली का ख्याल रख सकूं। इसका मतलब है, लेकिन वो जो पैसे कमाता था वो कब्जे में अपने रखता था, इसका मतलब औरत को अपने ऊपर मुनहसर ही रखता था। लिहाजा जो फैमिली वेज फैमिली का मुतालबा भी बुर्जुआ मुतालबा ही था, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि बुर्जुआजी भी चाहती थी कि ये बस औरतें घरों में रहें और बच्चे पैदा करें, मजदूर, उस वक्त तक इतनी मजदूरों की जरूरत नहीं थी। लिहाजा यानी कि औरतें भी बाहर निकाली जाएं, क्योंकि बुर्जुआजी के तस्वुरात नीचे उतार दिए। तो मुसन्नफ हमारी जो मुसन्निफ है वो ये कहती है कि मार्क्स का अपना जो लेबर पावर का तस्वर था, ठीक है, वो अपने अंदर एक काम ना करने वाली हाउसवाइफ का वजूद रखता है। यानी औरतों के काम को कमतर समझा जाता है, और खा ये काम मुआवजे की मेहनत हो या ये घर की काम हो। तो जब मर्द को फैमिली वेज मिलती है ना, तो इसका मतलब है औरत को काम करने की जरूरत नहीं, तो उसको घर में रहना चाहिए। अच्छा, अगर वो बेचारी काम करने के लिए आती भी है, तो ये तस्वर किया जाता है तुम्हारा खामद तो कमाता है, तुम्हें तो थोड़े से पैसों की जरूरत है, तो उसको कम मुआवजे पर रख लिया जाता है। तो घर में भी वो बिला मुआवजा काम करती है, अगर उसे थोड़ा बहुत बाहर काम करना पड़ता है तो वो कम मुआवजे पर उसको काम करना पड़ता है। तो औरत के काम, घर के काम पर मुसन्निफ के बकौल बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लिहाजा वो इससे कता नजर महज इतना बताती है कि किस तरह हाउस वाइफाइजेशन का औरतों को उस मुआवजे से बेदखली है जो कि सरमायादारी को अदा करना चाहिए। गोया औरतों की मेहनत को फितरी जरिया समझकर, ठीक है, यानी जो घरों में काम करती हैं उसको ऐसे ही समझा जाता है जैसे फितरी जरिया, यानी जिस तरह हवा और पानी है उससे समझ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसी मजदूरी यानी समझा जाता है, औरत जो घर में काम कर रही है वो जाहिर है मुनज्जम काम नहीं है, हर औरत अलग अलग अपने अपने घर में काम कर रही है,
उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं किया जा सकता, उसका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो लिहाजा वो सौदाकारी यानी बार्गेनिंग की बेचारी की ताकत भी कोई नहीं है। इस अमल में वो सरमायादारी में अच्छा बड़ा यहाँ पर एक पैरा वो इस्तेमाल करती है। वो आपको पता होगा मार्क्सिज्म क्या कहता है कि सरमायादारी में मजदूर जो है अपनी मेहनत बेचने की आजादी हासिल कर लेता है। तो कहती है बात है जो मजदूर की बीवी होती है वो बंधी हुई एक गैर आजाद मजदूर बन के रह जाती है। यानी एटलीस्ट जो मार्क्स का मजदूर है वो कम से कम अपनी मेहनत बेचने के लिए तो आजाद है, लेकिन मार्क्स की जो औरत है वो तो बेचारी अपनी मेहनत बेचने के लिए भी आजाद नहीं है, उसको तो घर में बंद कर दिया गया है। गोया जो औरत का मजदूर जो मर्द का मजदूर बन जाने का अमल जो है औरत की हाउस वाइफाइजेशन का अमल बन जाता है। यानी मर्द जब मजदूर बनता है तो सरमायादारी उसे मजदूर बना के औरत को घर में बंद कर देती है। तो ये एक अमल है जिसमें सरमायादारी और मजदूर जो है इस हाउस वाइफाइजेशन के अमल में बराबर के शरीक होते हैं। अब ये जो अब एक होता ना, अभी हमने इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज कि बिग व्हाइट मैन, वो जो होता था जो कॉलोनाइज करता था, यानी एक बुर्जुआ मजदूर सॉरी बुर्जुआ जो यूरोपी होता था वो जाके कॉलोनाइज किया करता था, ठीक है, पैटी बुर्जुआ। अब एक छोटा सा मजदूर जो है जिसको वो कहती है छोटा सफेद फार्म, ठीक है ना, स्मॉल वाइट मैन आप इसे कह लें, वो क्या करता है, वो अपनी बीवी को घर में बंद करके वो भी बुर्जुआजी की तरह एक छोटी सी वो भी नौबादियाती यानी दुनिया सी एक छोटी सी नौबादियाती दुनिया बना के उसका आका बन जाता है। तो मुसन्नफ जो है लगता है तंजन ये कह रही है कि ये बेजायदाद मजदूर जो है ये बुर्जुआ स्टेटस लेके कम से कम मुहज्जब आजाद शहरी का रुतबा हासिल कर लेता है और वो मुहज्जब कौम का पूरा रुकन बन जाता है। अब आपने देखा होगा ना कि यार जो बंदा यहाँ पर फैमिली बनाता है उसे कहा जाता था यार ये अब इससे अकल आई है, अब इसको समझ आई है क्योंकि इसने शादी कर ली है, बच्चे पैदा करता है। जो शादी करे न बच्चे पैदा ना करे हमारे समाज में उसे कहा जाता है इसे अभी अकल नहीं है। और अक्ल आने के लिए यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि यार जो जिसे बेअक्ली होती है उसे कहता है ब्याह कर दो इन आप ही ठीक हो जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि महजब होना बुर्जुआजी के नजदीक उस तरह की एक फैमिली बनाना महजब होने की अलामत है। तो खैर लेकिन इस पूरे अमल में जब वो जो सफेद फार्म मजदूर जो है वो महजब हो जाता है एक पैटी बुर्जुआ या बुर्जुआ फैमिली बना के, तो कहता है लेकिन वो कहती है कि मगर इसमें औरतें अपनी आजादी खोकर ये कीमत अदा करती है। यूं इन बुर्जुआ कवानीन का हसूल, बुर्जुआ कवानीन थे राइट टू फैमिली, मेरी मुझे फैमिली बनाने की इजाजत दी जाए, तो वो कहती है ये बुर्जुआ कवानीन थे जिसको हमने हासिल किया और ये मजदूरों में ये अपना रंग जो है बुर्जुआ कवानीन दिखाते हैं। यूं फाइनली जो मुसन्निफ है वो अपने थीसिस को दोबारा बयान करते हुए बताती है कि किस तरह नौबादियाती अमल और हाउस वाइवाइजेशन आपस में वजही तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी इनके दरमियान एक कैजुअल कैजुअल रिलेशन कॉजल रिलेशन है। यानी दूसरे अल्फाज में किस तरह एक तरफ नौबादियाती निजाम चल रहा था, किस तरीके से वहां से पैसा लूट मार आती थी, वहां पर फिर जो वाइट मर्द है उसने अपनी औरत को बाकायदा जो है पैटी बुर्जुआ या बुर्जुआ फैमिलियों ने आहिस्ता आहिस्ता हाउस वाइफ बनाई। और ये जो है किस तरह वो कहती है कि नौबादियातों को लूटने का अमल और हाउस वाइफाइजेशन जो है या आपस में जुड़े हुए हैं। तो बड़ी कॉलोनी से लेके जो बड़ी कॉलोनी होती है जैसे इंडिया उनकी कॉलोनी है उससे लेकर एक छोटी सी कॉलोनाइजेशन का अमल जिसे हम बुर्जुआ फैमिली कहते हैं, जहां मजदूर ठीक है बकायदा चौधरी बन के बैठ जाता है, आका बन के बैठ जाता है। तो और इस तरह ये जो न्यूक्लियर फैमिली है और इसमें जो मजदूर है जो फैमिली वेज बनाता है ये अमल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये खूबसूरत एक मजमून है जिसमें बड़े ही अच्छे तरीके से मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि एक जो बुर्जुआ फैमिली है, कंज्यूमरिज्म है, रोमांटिक लव है, यानी तमाम वो एस्पायरेशंस हैं उसकी मेरे ख्याल में हमारी राइटर ने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और उसके जो तारीखी ओरिजिन्स हैं उनके यानी माखजात जो हैं उसके हवाले से इंतहाई पुरमगज तजदिया दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो मारिया मीस का काम है ये एक सेमिनल वर्क, यानी ऐसा काम है जो एक पूरे फलसफे का दर्जा रखता है जिसने बहुत बड़ी बुनियाद फ्राहम की। तो अब तक मैं इसमें रिपीट करूंगा कि हम अब तक हमने जो मज़ामीन पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हमने
जो अलेक्जेंड्रा निकोलाई का हमने मजमून पढ़ा था, जिसे कहना चाहिए फैमिली टूट रही है, फैमिली टूट रही है यूरोप में, सॉरी सोवियत यूनियन में फैमिली टूट रही है। 1920 का उसका मजमून है, लेनिन के जमाने में। ठीक है, वो जो यूरोप में मजदूर, जो सोवियत यूनियन मजदूर कह रहे थे ना फैमिली खत्म हो रही है, ये क्या हो गया, इनकलाब के बाद फैक्ट्रियां लग गई हैं, तमाम लोगों को कहा जा काम करो, औरतों को कहा जा रहा है काम करो, ये तो फैमिली टूट गई है। तो आपको याद होगा वो कहती कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो, ये तो बुर्जुआ फैमिली थी। तो उसको जहन में रखें। फिर वो आके उसका अगला मजमून हमने पढ़ा था, जिसमें वो अटैक करती है उस पे, क्या उसे कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन पे। वहां कितने रैशनल तरीके से वो मैरिज को एक्सपोज करके रख देती है और कहती है कि फिर इसी तरीके से हमारी मैरियम नीस जो है वो फिर अटैक कर रही है बुर्जुआ फैमिली के कॉन्सेप्ट पे। तो बहुत हद तक हमें पता चलता है कि हम कितने सारे बुर्जुआजी के आइडियाज लेकर चल रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ ये मजमून जो है हमें बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम कर रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, आज आप बता रहे हैं कि नेटवर्क का भी इशू है और इश्यूज भी हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बेल हुक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है हमारी, लेकिन उसकी तनकीद जो है निकोलाई ब्राउन ने जो दी है, वो दिल तो कर रहा है आज शुरू करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे स्टैंड लोन एक उसका मजमून, एक एंजुआइजेशन ऑफ फेमिनिज्म जो है, और एक और आर्टिकल, ये तीनों बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा ख्याल इनको एक लेक्चर बना देते हैं और अगली दफा इनको करें। तो दोस्त राय दें कैसे चाहते हैं, मेरा तो वैसे तैयारी है, लेकिन आप लोग बता दें। कॉमरेड मेरे ख्याल से सेशन जो है ना वो नेक्स्ट पे ले जाते हैं, क्योंकि आज लोग भी कम है इंटरनेट के इश्यूज की वजह से। तो हम बिल्कुल, यहीं से जो है ना वो दोबारा शुरू कर लेंगे अगले सेशन में। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू। जी ठीक है कॉमरेड्स, बाकी आपके साथ नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया।